आज है 11 सितंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह का क्यों विरोध हो रहा है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब कैसे हैं हालात और कौन बन सकता है अंतरिम प्रधानमंत्री। जानेंगे कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर क्या नई बातचीत होने वाली है और क्यों पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन को मार गिराया, जिससे नाटो और रूस में तनाव चरम पर है। इसके अलावा फ्रांस में हिंसक प्रदर्शन, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के मुकदमे में आया नाटकीय मोड़ और एप्पल के अब तक के सबसे पतले आईफोन पर भी नजर डालेंगे। साथ ही बिहार की वोटर लिस्ट से जुड़े विश्लेषण और पंजाब में बाढ़ राहत पर हो रही सियासत की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। मणिपुर में कुकीज़ो समुदाय के कई संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में होने वाले एक नृत्य कार्यक्रम की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी के 13 सितंबर को जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर का दौरा करने की संभावना है। मई 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा होगा। यह विरोध मणिपुर में जातीय संघर्ष से पैदा हुए गहरे दर्द और अविश्वास को दिखाता है। कुकीज़ो समुदाय का मानना है कि जब तक उनके घाव नहीं भरते और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक किसी भी उत्सव या भव्य स्वागत का कोई मतलब नहीं है। ये केंद्र सरकार के लिए एक सीधी चुनौती है कि वो ज़मीनी हकीकत को समझे और दिखावटी कार्यक्रमों के बजाय वास्तविक मुद्दों का समाधान करे। इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने कहा है कि प्रधानमंत्री को एक भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेने के बजाय राहत शिविरों में रह रहे जातीय हिंसा के पीड़ितों से बात करनी चाहिए। चुराचांदपुर जिले में गैंगटे छात्र संगठन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री की यात्रा का स्वागत करेंगे, लेकिन हम अपनी आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। संगठन ने एक बयान में कहा, हमारा शोक अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे आंसू अभी सूखे नहीं हैं, हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं, हम खुशी से नहीं नाच सकते। कुकी समुदाय की शीर्ष संस्था कुकी एमपी मणिपुर ने भी इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री का राज्य में स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस यात्रा से न्याय और कुकीज़ो लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को मान्यता भी मिलनी चाहिए। संगठन ने दावा किया कि स्थायी समाधान के लिए एक राजनीतिक हल की मांग स्पष्ट और दृढ़ है और अस्थायी राहत उपायों से स्थायी समाधान नहीं हो सकता। यह विरोध सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की मणिपुर नीति के खिलाफ एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है। कुकीज़ो समूहों को लगता है कि सरकार सामान्य स्थिति का दिखावा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी ओर मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में कुछ लोग प्रधानमंत्री की यात्रा को अपनी शिकायतें रखने के एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। इमागी मेरा नाम के एक महिला संगठन ने मांग की है कि प्रधानमंत्री को मैतेई लोगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश देना चाहिए। आपको बता दें कि मई 2023 से मैतेई और कुकीज़ो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 260 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हज़ारों बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की। राजधानी काठमांडू में बुधवार 10 सितंबर को स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिला। 2 दिनों की भीषण हिंसा के बाद, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, अब सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाल की सेना ने संभाल ली है और राजधानी भर में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी फिर से शुरू हो गया है। इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री की तलाश भी तेज हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। कार्की अपने भ्रष्टाचार विरोधी कड़े रुख के लिए जानी जाती हैं। हालांकि उनके पास राजनीतिक या कार्यकारी अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी इसी साफ छवि ने प्रदर्शनकारियों को उनका नाम आगे रखने के लिए प्रेरित किया है। नेपाल में युवाओं के इस हिंसक प्रदर्शन की तात्कालिक वजह तो सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध था, लेकिन इसके पीछे कई गहरे कारण हैं जो लंबे समय से पनप रहे थे। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने दबाव में आकर सोशल मीडिया से प्रतिबंध तो हटा लिया, लेकिन नाराज युवाओं ने अगले दिन सरकारी इमारतों, संसद परिसर और मंत्रियों के घरों में आग लगा दी। नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च के सह संस्थापक संतोष शर्मा पौडेल ने स्क्रॉल को बताया कि 2006 में राजशाही खत्म होने और 2015 में नया संविधान बनने के बाद नेपाली नागरिकों को सुशासन की बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ गया तथा रोजगार के लिए ज़्यादा लोगों को देश छोड़ना पड़ा।
उन्होंने कहा कि एक आम सोच बन गई कि नेपाल में कोई उम्मीद नहीं बची है। व्यवस्था तो बदली लेकिन लोग वही रहे। युवाओं को लगता है कि अब इस देश में उनका कोई हिस्सा नहीं बचा, इसीलिए उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। इस आंदोलन ने सभी को चौंका दिया है। ये पूरी तरह से युवाओं द्वारा संचालित आंदोलन है, जिसके प्रमुख चेहरों में 35 वर्षीय रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह और 49 वर्षीय राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने शामिल हैं। अब आगे क्या होगा, ये साफ नहीं है। पौडेल का मानना है कि व्यवस्था ढह चुकी है और अब ये देखना होगा कि यह अपने पुराने रूप में लौटती है या कुछ बिल्कुल नया सामने आता है। नेपाल और बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का जिक्र भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। बुधवार को एक सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने भारतीय संविधान की स्थिरता की सराहना करते हुए कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व है, जब हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों में क्या क्या हो रहा है, जैसे कल नेपाल में हुआ। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ उस मामले पर सुनवाई कर रही है जो राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय करने से जुड़ा है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों को लेकर बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन भारत के साथ व्यापार बाधाओं को दूर करने पर चर्चा कर रहा है और वे आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल समाधान प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आएगी। रॉयटर्स के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली पक्के दोस्त और नैसर्गिक साझेदार हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की टीमें व्यापार वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही हैं। बीते हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर सभी टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने इस पेशकश की समय सीमा पर सवाल उठाए थे। इस बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी एंथा नागेश्वरन ने कहा है कि जीएसटी में की गई कटौती से भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर कुछ हद तक संतुलित होगा और इससे घरेलू मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां उम्रा करके लौट रहे मुस्लिम यात्रियों के एक समूह को कथित तौर पर एक हिंदुत्व समूह ने परेशान और अपमानित किया। ये घटना 22 अगस्त की है, लेकिन इसका वीडियो 7 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये तीर्थयात्री दिल्ली से सहारनपुर लौट रहे थे और रास्ते में यमुना बाजार के पास हनुमान मंदिर के पास खाना खाने के लिए रुके थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय युवाओं के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि उन्होंने यात्रियों के साथ गाली गलौज की, उनकी टोपी जबरन उतारी और उन्हें मंदिर के अंदर घसीटकर ले गए, जहां उन्हें जबरन सिर झुकाने पर मजबूर किया गया। कार्यकर्ता उमर खालिद ने दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खालिद और इस मामले के 8 अन्य आरोपी पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। यह मामला कड़े यूएपीए कानून के तहत दर्ज किया गया है। असम सरकार ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को मंजूरी दी है, जिसके तहत जिला आयुक्तों डीसी को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध विदेशी को नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर भारतीय नागरिकता साबित करने को कह सकते हैं। अगर नागरिकता साबित नहीं हुई तो उनके खिलाफ निष्कासन आदेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अनुसार इस कदम से राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को 22 सितंबर को मैसूर दशहरा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। एक मुस्लिम महिला को इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए बुलाए जाने से बीजेपी और उससे जुड़े संगठन नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि इस उत्सव को केवल धार्मिक रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि ये पर्व समय के साथ एक बहुआयामी चरित्र ग्रहण कर चुका है जो दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के एक विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि इस प्रक्रिया में मुसलमानों के नाम असंतुलित रूप से नहीं हटाए गए हैं। द हिंदू की डेटा टीम के विश्लेषण के अनुसार हटाए गए कुल नामों में से 18.4% मुस्लिम थे, जो राज्य में उनकी जनसंख्या 17.7% के लगभग बराबर है। यह विश्लेषण हटाए गए लगभग 53 लाख नामों पर किया गया। विश्लेषण में यह भी पाया गया कि मुसलमानों और गैर मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाए जाने के कारणों में कोई बड़ा अंतर नहीं था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप दोहराया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदान प्रक्रिया में धांधली हो रही है और इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा, पहले लोगों को चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का शक तो होता था, लेकिन उनके पास सबूत नहीं होते थे।
लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं और वोट की चोरी हो रही है। हालांकि रायबरेली में उन्हें विरोध प्रदर्शनों का भी सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन यह घोषणा जल्द ही एक राजनीतिक विवाद में बदल गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जिसने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे, ने इस घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए मजाक करार दिया है। आप प्रवक्ता ने कहा कि बाढ़ से लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और हजारों घर ढह गए हैं। ऐसे में ये राशि पंजाब का मजाक उड़ाने जैसी है। वहीं अकाली दल और कांग्रेस ने आप सरकार से सवाल किया है कि राज्य के आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में आप का कहना है कि इस फंड के इस्तेमाल के लिए केंद्र के दिशानिर्देश इतने सख्त हैं कि उनका उपयोग करना असंभव है। केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए सभी डीलरशिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन पोस्टरों में GST कटौती के बाद वाहनों की पुरानी और नई कीमतें दिखाई जाएंगी। ये पहली बार है जब किसी सरकार ने निजी व्यवसायों के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ऐसे पोस्टर लगाना अनिवार्य किया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रचार का एक तरीका बताते हुए इसकी आलोचना की है। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में सेक्टर को 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। द हिंदू में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक दशक से भारतीय राजनीति पर हावी रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि पार्टी के अजेय प्रभुत्व को अब गंभीर चुनौती मिल रही है। विश्लेषण कहता है कि अब मतदाताओं के लिए भावनात्मक और राष्ट्रवादी मुद्दों के बजाय बेरोजगारी और असमानता जैसे आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष अब पहले से ज्यादा एकजुट और मुखर दिख रहा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि भाजपा का प्रभुत्व ध्रुवीकरण और बहिष्कार पर आधारित है, जबकि कांग्रेस का पुराना प्रभुत्व समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर टिका था। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक AIADMK और बीजेपी के गठबंधन में एक बार फिर तनाव दिख रहा है। AIADMK ने पार्टी महासचिव EPS के नेतृत्व में दिल्ली के हस्तक्षेप की शिकायत की है। पार्टी के अंदर से NDA से बाहर निकलने की मांग बढ़ रही है। ये तनाव तब शुरू हुआ जब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने निष्कासित नेताओं को वापस लाने की मांग की, जिसे EPS के नेतृत्व को सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। AIADMK के एक धड़े का मानना है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण वे अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय सहयोगियों से दूर हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आई है। नाटो सदस्य देश पोलैंड ने बुधवार को अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले कई रूसी ड्रोनों को मार गिराया। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली बार है जब पोलैंड ने सीधे तौर पर रूसी सैन्य संपत्ति पर हमला किया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे आक्रामकता का कार्य बताया है। इस घटना के बाद पोलैंड ने नाटो संधि के अनुच्छेद 4 को लागू करने का अनुरोध किया है, जिसका मतलब है कि अब गठबंधन के सदस्य इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे। इस घटना से रूस और नाटो के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। रूस ने हालांकि कहा है कि उसकी पोलैंड के क्षेत्र में किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने की कोई योजना नहीं थी। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और बजट कटौती के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सब कुछ ब्लॉक करो के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने यातायात बाधित किया, कूड़ेदान जलाए और पुलिस के साथ झड़पें की। यह आंदोलन 2018 के येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शनों की याद दिला रहा है। देश भर में लगभग 300 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंदोलन सिर्फ बजट कटौती को लेकर नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ निराशा का प्रतीक है जिसे प्रदर्शनकारी टूटा हुआ मानते हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे तख्तापलट की साजिश के मुकदमे में एक नाटकीय मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज लुइस फक्स ने अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए मामले को रद्द करने के लिए वोट दिया है। हालांकि बोल्सोनारो को दोषी ठहराए जाने की संभावना अभी भी ज्यादा है, लेकिन इस वोट ने कार्यवाही के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती पेश कर दी है। बोल्सोनारो पर लोकतंत्र को हिंसक रूप से खत्म करने और तख्तापलट का आयोजन करने का आरोप है। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 43 साल तक की जेल हो सकती है। अब बात एक फैक्ट चेक की। कई मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया यूजर्स ने यह दावा किया था कि नोबेल शांति पुरस्कार समिति के एक सदस्य एस्ले टोजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार कहा है। ऑल्ट न्यूज़ की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ये दावा पूरी तरह से गलत है। एस्ले टोजे ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। वास्तव में उन्होंने खुद इन रिपोर्टों को फर्जी खबर बताया था। नोबेल समिति के नियमों के अनुसार
नामांकित व्यक्तियों के नाम 50 वर्षों तक गुप्त रखे जाते हैं और समिति के सदस्य सार्वजनिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और अंत में टेक्नोलॉजी की दुनिया से एप्पल ने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें कई सालों में सबसे बड़ा डिज़ाइन बदलाव देखने को मिला है। इस लाइनअप में एक बिल्कुल नया, अविश्वसनीय रूप से पतला आईफोन एयर शामिल है, जो अब तक का सबसे पतला आईफोन है। इसकी मोटाई सिर्फ 5.6 मिमी है। यह आईफोन 17 प्लस की जगह लेगा। इसके अलावा आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में एक नया हॉरिजॉन्टल कैमरा बार दिया गया है। बेस मॉडल में भी अब 120 हर्ट्ज प्रोमोशन रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है। नए आईफोन के लिए प्री ऑर्डर 11 सितंबर से शुरू होंगे। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव ज़रूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।